नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि आप प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमें पहले तो एक प्रिज्म को बनाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा कि कौन सी किरण कैसे जाती है। तो हमने यहाँ पर एक प्रिज्म को बना रखा है और यहाँ पर उस किरण को भी दर्शा दिया गया है। तो अभी हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे आप। तो चलिए हम आपको सबसे पहले प्रिज्म का फिगर बनाना बता देते हैं, क्योंकि भाई अगर आप उसका फिगर ही नहीं बना पाओगे तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे। तो इसलिए सबसे पहले हम आपको प्रिज्म का फिगर बनाना बता देते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रिज्म को बनाना पड़ेगा। तो आप प्रिज्म को बना लेते होंगे, तो अगर नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं, आपको केवल एक त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज को बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम सी। ठीक है, तो इसका नाम ए बी सी दे दिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी हमारे जो हैं परावर्तक तल हैं और ये भी ए और सी भी हमारा परावर्तक तल है। तो हम यहाँ पर से एक किरण को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक किरण को निकाल देते हैं। ये हमने माना एक किरण है, सत प्रकाश की किरण। इस पर जैसे ही गिरेगी अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुकेगी और ये किरण भी इधर की ओर झुक जाएगी। तो देखिए हमारी जब ये किरण जाएगी यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेगी और यह किरण पुनः, यहाँ पर दो परावर्तक तल हैं इसलिए पुनः दोबारा फिर से यह झुककर नीचे की ओर चली जाएगी। इसे हम नेम दे देते हैं P और इसको Q, इसको R, इसको S। ठीक है, अभी हम इस पर एक अभिलंब डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देंगे, एक, ये देखिए इस प्रकार से हम एक अभिलंब को डाल देंगे दोनों तरफ से, इस तरफ से एक अभिलंब को डाल देंगे। ठीक है, तो हम इसको मान n1 दे देते हैं और इसका हमने n2 दे दिया। तो अभी देखिए जो हमारा यहाँ पर ये कोण जो बनेगा हमारा ये, तो ये हमारा होता है I कोण और ये जो कोण होता है ये परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा R कोण। अब ये भी हमारा सेम कोण है तो इसलिए ये I और दूसरा कोण हम I डैश मान लेते हैं इसको, और ये भी हमारा R है तो ये भी कोण हमारा R ही हो जाएगा। बट यहाँ पर सेम सेम नहीं होने चाहिए इसलिए हम इसको R डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना होने के पश्चात अब देखिए जो हमारी ये किरण जाएगी, अच्छे से समझते रहना आप फिगर को, तभी आप बना पाएंगे इसको, नहीं तो अन्यथा आप बना नहीं पाएंगे। तो ये जो किरण जाएगी, ये किरण हमारी जहाँ से मुड़ी होगी उधर से हम इसको सीधे मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने माना कि ये हमारी किरण ऐसे जानी चाहिए थी, बट हमारी किरण ऐसे चली गई। इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे और जो दूसरी किरण होगी उसको हम पीछे की ओर निकालेंगे। तो देखिए ये जो हमारा कोण बनेगा इसे हम डेल कोण कहेंगे और यहाँ पर हम एक डी मान लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अब फिगर को कैसे बनाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो यहाँ पर आपने फिगर को बनाना तो अच्छे से सीख लिया है, अभी हम निकालना देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो कोण डेल है, ये जो हमारा डेल कोण है ये हमारे त्रिभुज डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर का बहिष्कोण है, का बहिष्कोण है। आप बहिष्कोण का मतलब जानते होंगे, बहिष्कोण का मतलब बाहर का कोण होता है। मतलब कि ये जो हमारा डी क्यू आर है त्रिभुज, इसके बाहर का कोण देखिए डेल कोण है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये बहिष्कोण है इसका। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर कोण डी क्यू आर, तो हम लिखेंगे कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये जो हमारा बहिष्कोण है और ये अंतःकोण है, इनको हम आपस में प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर डी क्यू आर में जो कोण बनेंगे वो हमारा बनेगा आई माइनस आर, ये कोण बनेगा और प्लस का निशान। फिर यहाँ पर देखिए डी आर क्यू हमने लिखा यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर डी आर क्यू लिखा है। तो इसका जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा होगा आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, तो अभी हम इनको आपस में एक साथ ले लेते हैं, मतलब आई को आई के साथ और आर को आर के साथ लेंगे। तो आई को आई के साथ लेंगे तो आई प्लस आई डैश, यहाँ पर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आई और आई डैश, यहाँ पर माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अच्छे से सीखते रहना, तभी आपके समझ में आएगा। और खासकर आप यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर समीकरण मान रहे हैं इसका ज़्यादा ख्याल रखना मानने का, कि कहाँ पर कैसे कौन सा समीकरण मानेंगे, तभी आपके समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज
ए, चतुर्भुज ए क्यू ई आर, देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, तो यहाँ पर हमने चतुर्भुज ए क्यू ई आर में क्या देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज है वो त्रिभुज हमारा बनेगा ए क्यू ई, जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो ए क्यू ई बनेगा, तथा त्रिभुज ए आर ई, चतुर्भुज ए आर ई, देखिए चतुर्भुज ए क्यू ई तथा चतुर्भुज ए आर ई, देखिए चतुर्भुज बन रहा है हमारा, ये हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिए हम आपको बाहर बता रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ऐसे कुछ बनेगा और एक लाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसे और फिर ये ऐसे, देखिए इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बनेगा यहाँ पर हमारा। तो इसमें हम नेम दे देते हैं, इसका ए हो गया और ये हो गया हमारा क्यू और यहाँ पर ये हो गया हमारा ई, ठीक है, और ये हो गया हमारा आर। देखिए हमारा इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा यहाँ पर, जो हम अभी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार का हमारा चतुर्भुज बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री लिखेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर समीकरण को अच्छे से समझते जाना कि कैसे कौन से समीकरण मानेंगे, नहीं तो आपकी बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद हम क्या करेंगे त्रिभुज क्यू ई आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू ई आर में, देखिए त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू, क्यू का मान हमारा आर है यहाँ पर, त्रिभुज क्यू का मान देखिए हमारा आर है, ठीक है। तो आर प्लस ई का मान देखिए, ई का मान हमारा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर ई ही रख देंगे और यहाँ पर देखिए त्रिभुज आर का मान जो हमारा आर डैश है, त्रिभुज आर का मान आर डैश है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर प्लस आर डैश प्लस ई, ठीक है, इतना लिखेंगे और उसके बाद हम 180 डिग्री लगा देंगे आपस में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अभी देखिए आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, देखिए हम समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखेंगे, ठीक है, समीकरण 3 पे समीकरण 2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 3 पहले लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 देखिए हमारा यह है, तो आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 है, 3 है ये हमारा, 3 में समीकरण 2 का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ई बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, यहाँ पर अगर हम इसका ए का मान निकालेंगे तो देखिए ए का मान जैसे हम निकालेंगे तो हमारा ए बराबर 180 डिग्री माइनस ई हो जाएगा। तो हमारा यही ए का मान हम यहाँ पर समीकरण मतलब 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 में भी हम करेंगे तो आर प्लस आर डैश बराबर 180 डिग्री माइनस ई, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो देखिए आर प्लस आर डैश बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 समीकरण 4 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण 1 व 4 से, तो समीकरण 1 व 4 से हम इसको हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से हम क्या करेंगे कि डेल, कोण डेल जो है ये डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए, कैसे निकला ये देखिए हम आपको निकाल के बताते हैं। ये हमने डायरेक्ट रख दिया मान को, तो हम इसको मान आपको निकाल के बताते हैं। देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 था हमारा यहाँ पर समीकरण 1 था आई प्लस आई डैश, ठीक है, और यहाँ था माइनस आर प्लस आर डैश, ये था। अब देखिए समीकरण 4 हमारा यहाँ पर क्या है, समीकरण 4 जो है हमारा यहाँ पर आर प्लस आर डैश बराबर ए है। देखिए आर प्लस आर डैश बराबर ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर प्लस आर डैश के स्थान पर जो है हम ए लिख सकते हैं। तो देखिए वही यहाँ पर हुआ है, तो देखिए आई प्लस आई डैश
माइनस ए। देखिए यही हमारा बना है जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। जो हमारा बना है इसको हम समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। देखिए क्या होगा यहाँ पर स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा आई रहेगा वो आई डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कामा जो आर रहेगा वो आर डैश के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा डेल रहेगा वो हमारा डेल एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मतलब कि अगर हमारा आई डैश दिया हुआ है तो हम उसके स्थान पर आई लिख सकते हैं, जो हमारा आर डैश दिया हुआ है उसके स्थान पर हम आर लिख सकते हैं, और डेल के स्थान पर हम डेल एम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ मान निकालेंगे, जैसे कि आर और आई का मान यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 4 से आर का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 4 है, जो समीकरण 4 है इससे हम आर का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 4 से, समीकरण 4 में हमारा आर प्लस आर डैश बराबर ए है। तो हम इसको देखिए अभी हमने क्या कहा कि आर डैश के स्थान पर हम आर रख सकते हैं, तो आर प्लस आर बराबर ए। ठीक है, इतना होने के बाद अभी देखिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आर आर मिलके 2r हो जाएगा, 2r बराबर ए। मतलब कि r का मान अगर निकालेंगे तो a/2 होगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अभी हमने r का मान निकाला है, तो अभी हम यहाँ पर i का भी मान निकालेंगे उसी प्रकार से। तो i का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 5 से निकालेंगे। तो हम समीकरण 5 से निकालेंगे i का मान, तो समीकरण 5 से i का मान निकालेंगे, समीकरण 5 से। ठीक है, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या है हमारा, डेल बराबर आई प्लस आई डैश और माइनस में ए। ठीक है, तो अभी हमने बताया था अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा में ये जो डेल होता है ये हमारा डेल एम बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा डेल एम। ठीक है, डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश के स्थान पर हम आई लिख सकते हैं क्योंकि हमने अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में देखा था, और यहाँ पर माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डेल एम बराबर आई मिलकर 2i हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर आई का मान चाहिए इसलिए हम 2i को इधर रख देंगे और डेल एम और उसको उधर भगा देंगे। ठीक है, तो 2i बराबर डेल एम, अभी ये यहाँ पर प्लस माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा प्लस ए। और देखिए आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर डेल एम प्लस a/2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आई का मान, ये हमारा आई का मान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल ही 90% काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी हमको यहाँ पर केवल 10% काम को कंप्लीट करने के लिए बाकी है। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए हम अपना 10% काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम कहाँ करेंगे, स्नेल के नियमानुसार। यहाँ पर हमें भी स्नेल का नियम लगाने वाले हैं, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार। तो आपने स्नेल का नियम 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, n बराबर साइन आई अपान साइन आर। देखिए साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर साइन आई अपन साइन आर हुआ। तो अभी हम यहाँ पर i और r का मान रख देंगे बस। तो r का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए n बराबर साइन, i का मान हमारा तो क्या था, i का मान था हमारा डेल एम प्लस a/2। ठीक है, i का मान हमारा था डेल एम प्लस a/2। और तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो r का मान था वो हमारा था a बराबर, मतलब r बराबर a/2 था। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन a/2। बस यही हमारा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हुआ। तो हम लिख देंगे यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।